रोहित तिवारी, आपके अपने YouTube परिवार जय आदर्श ट्यूटोरियल्स बथुआ मिर्ज़ापुर से। दोस्तों, NCERT क्लास 12 की पिछली वीडियो में मैं एक क्वेश्चन की बात किया था जिसमें कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के इक्वेशन दिए गए थे। वो पार्ट 2 था। आप प्ले लिस्ट में जा कर के देखेंगे। क्लास 12 NCERT लाइट चैप्टर पार्ट 2 में एक मैं वीडियो डाला हूँ जो पार्ट 2 करके है। उसमें एक थोड़ा सा लास्ट में क्या हो गया था, क्वेश्चन बचा हुआ था जो बात चल रहा था कि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, और मैं बताया कि मैं क्वेश्चन को समझाने के बाद बताऊंगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन उठा है और किस लेवल का है। क्योंकि लेवल पहले बता देने पे दोस्तों क्या होता है कि हमारे मन में एक संभावना बन जाती है कि इस लेवल का क्वेश्चन मैं नहीं लगा सकता। तो चलिए अभी क्वेश्चन को समझाने के बाद मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन मैं कहाँ से लिया हूँ दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पहले से ही फिगर बना चुका हूँ। क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से सुन लीजिए। एक समतल दर्पण में, ये एक समतल दर्पण, देखिए ये मिरर है, समतल दर्पण है, जिसमें प्रगामी आपतित प्रगामी तरंग का सदिश i कैप प्लस √3j⁵/2 है तथा परावर्तित प्रगामी तरंग का सदिश i कैप माइनस √3j/2 है। दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है तो आपतन कोण ज्ञात करिए। आप जानते हैं जैसे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो क्वेश्चन में आपसे चाहे आपतन कोण पूछे या परावर्तन कोण पूछे मायने नहीं रखता है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। दोस्तों हमें क्या करना है, आई निकालना है, आर निकालना है। ठीक है, आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर आपतित किरण PO हमारा एक वेक्टर है जो कि क्या है, i कैप प्लस √3j⁵/2 और OQ जो है i माइनस √3j/2 है। ठीक है दोस्तों, इसके बीच का जो कोण है आपतन कोण, हमें यही क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए आपतन कोण को निकालने के लिए हम थोड़ा सा आपको दो सदिशों के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं उसका रूल क्या होता है। दोस्तों कक्षा 11 NCERT में क्वेश्चन था। एक सदिश ऐसे मान लीजिए दे दिया है, मैं मिरर ही लेकर के एग्जांपल चलता हूँ। जैसे एक सदिश ये है, तो वेक्टर का हेड अंदर की ओर आ रहा है दोस्तों, और एक वेक्टर और मैं ले लूं, इसका भी हेड अंदर की ओर आ रहा है। उस कंडीशंस में इसके बीच का जो कोण होता है यही लिया जाएगा। और कहीं अपोजिट हो गया, एक अंदर आ रहा है और एक बाहर जा रहा है दोस्तों, तब इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण जो होता है ना, वो 180 माइनस थीटा लिया जाता है। क्योंकि दोनों सदिश या तो मीटिंग पॉइंट यानी जिस बिंदु से मिल रहे हैं, या तो दोनों का एरो अंदर की ओर होना चाहिए या तो बाहर की ओर। आप देखेंगे अगर मैं अंदर की ओर इसे बना दूं, इसका भी डायरेक्शन अंदर है, इसका भी डायरेक्शन अंदर है, तो इसके बीच का कोण यही हो जाएगा। और अगर मैं बाहर की ओर कर देता हूं ये, तो उस कंडीशन में इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा नहीं होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आप इसे ऐसे बढ़ाएंगे, देखिए ये ऐसे बाहर की ओर जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ इस एरो की डायरेक्शन में लगा लेंगे ना, तो अब देखिए दोनों, ये भी अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है। या आप इसे ऐसे बढ़ा लीजिए, यहाँ ये एरो इस साइड ले लीजिए। इस पॉइंट पे देखेंगे कि दोनों सदिश के बीच का कोण, ये एरो इधर आ रहा है, ये एरो इधर आ रहा है, तो ये एंगल होगा। ये एंगल क्या होगा, ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं। और इस अगर ये एरो देखें और ये एरो देखें तो ये दोनों एरो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, ये एंगल होगा। आप जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है कि नहीं दोस्तों। बस इस क्वेश्चन का यही सबसे बड़ा पॉइंट है और कुछ नहीं है इसमें, यही पॉइंट है। अगर आपको ये पता है तो आप ये क्वेश्चन चुटकी बताते ही लगा लो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब समझाते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, चलिए जल्दी से आप समझ लीजिए कैसे दो सदिशों के बीच के कोण का कंडीशंस क्या होता है। एक एरो, जैसे मान लीजिए दोनों सदिश हैं, अगर ये बाहर है ये भी बाहर है, दोनों का एरो, तब तो ये इसके बीच का कोण अंदर वाला होगा। और अगर एक अंदर है और एक बाहर है, तब आप क्या करेंगे, इसके बीच का कोण आप याद रखिए 180 माइनस थीटा होगा। क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपका दिया है, पहले फिगर बना लिया हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट एंगल जो है, इंसिडेंट रेज जो है वो आ रहा है और जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो बाहर जा रहा है। तो देखेंगे अगर ये वेक्टर PO दिया है, वेक्टर OQ दिया है, हमें इसके बीच का कोण पूछ रहा है हमसे, तो बीच का कोण हम कैसे निकाल पाएंगे।
एक एरो अंदर है, एक एरो कहाँ है, बाहर है, तो इसके बीच का एंगल आई और आई अगर आप 2i लेकर के करते हैं तो गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा होगा। तो क्या हो जाएगा इसके बीच का एंगल, मैं सपोज करता हूँ, देखिए इसी को मैं ऐसे बढ़ा दूं दोस्तों, ये एरो इस डायरेक्शन लगा दूं, देखिए इस पॉइंट पर ये भी बाहर, ये बात, ये एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल रिजकोण त्रिभुज से क्या हो जाएगा 180 माइनस 2i होगा। अब इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस 2i हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। 2i क्यों हो गया, क्योंकि i इक्वल टू r होता है, i 2i हो गया, 180 में से 2i माइनस करेंगे तो एंगल हमें पता चल जाएगा दोस्तों। क्लियर है ना। चलिए तो क्या करना है, हमें इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं वेक्टर में पढ़े हैं कि दो सदिशों या दो वेक्टर के बीच का कोण जो है हम अदिश गुणन या स्केलर प्रोडक्ट से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट आप क्या होता है, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे। चलिए अब हमें पता चल गया कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है 180 माइनस 2i, तो आप क्या लिखोगे, a डॉट b का फार्मूला क्या था दोस्तों, a डॉट b का फार्मूला क्या था, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b एंड कॉस थीटा, यही था। अब मॉड ऑफ a की जगह, वेक्टर a की जगह आप po लेंगे और b की जगह क्या लेंगे, वेक्टर oq लेंगे। तो वैल्यू या ट्रांसपोज कर ले हम लोग तो क्या मिलेगा दोस्तों, a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर a डॉट b जो है हमें po पता है, pq पता है, तो क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, वेक्टर a की जगह po रख देंगे, क्या हो जाएगा i कैप प्लस अंडर रूट 3j कैप बाई 2 डॉट i कैप अंडर रूट 3j कैप बाई 2 अपॉन में i कैप अंडर रूट 3j कैप बाई 2 का मॉडुलस i कैप माइनस अंडर रूट 3j कैप अपॉन 2 का मॉडुलस इक्वल टू दोस्तों थीटा की जगह पे क्या लेंगे 180 माइनस 2i, क्या लेंगे, बस इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा i आ जाएगा दोनों एंगल के बीच का कोण। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डॉट गुणन करेंगे। तो आपको पता होगा डॉट गुणन करते हैं तो i का i के साथ प्रोडक्ट लिया जाता है और j का j के साथ प्रोडक्ट लिया जाता है। तो i का i के साथ डॉट गुणन करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1 है, कितना आएगा 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 बाई इसका मॉडुलस लेना है दोस्तों। तो मॉडुलस में क्या हो जाएगा, i का कोएफिशिएंट 1 है तो i का स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इसका कोएफिशिएंट लेंगे तो इसका और इसका जो मॉडुलस आएगा दोस्तों 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इक्वल टू cos 180 माइनस 2i। ये अब ये 1 माइनस 3 माइनस 2 और ये बाई 4, तो क्या मिला हमें, सोल्यूशन में क्या मिलेगा दोस्तों, चलिए इसे इरेज कर देते हैं। यहां से मिलेगा -2/4 इक्वल टू cos 180 माइनस 2i। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या मिला हमें, -1/2 इक्वल टू cos 180 माइनस 2i। cos की वैल्यू लिखिए 2i, इसे आप क्या लिखेंगे, माइनस cos 60 इक्वल टू cos 180 माइनस 2i। यहाँ पे माइनस cos है, आप जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेशन में या द्वितीय चतुर्थांश में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 60 इक्वल टू cos 180 माइनस 2i। कंपैरिजन कर लेंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, 2i इक्वल टू 60, क्या मिलेगा 2i इक्वल टू 60 मिलेगा ना। कंपैरिजन करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, 2i इक्वल टू 60 मिल जाएगा। उसी को सॉल्व कर ले, हमारा काम बन जाएगा। इधर मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इधर आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 180 डायरेक्ट कंपैरिजन कर लेते हैं, -2i 60 है तो 60 इक्वल टू 2i
I = 30 आ गया दोस्तों। यही जो है हमारा क्या है, इंसिडेंट एंगल है, आपतन कोण है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जो था जेई एडवांस 2013 का, यानी जेई मेंस का क्वेश्चन है, सॉरी एडवांस का नहीं है, जेई मेंस नहीं, जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैं पहले नहीं बताया, क्योंकि अगर आप सुन लेते कि जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है तो कुछ लड़के जो हैं हमारे मित्र वो पहले से ही होपलेस हो जाते हैं कि इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन को हम नहीं समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही स्टैंडर्डता था कि दो सदिशों के बीच का कोण कैसे आप निकालते हैं। एक बार मैं फिर से उसे रिकॉल करता हूँ, आप समझ लीजिए इस चीज को कि यदि दो सदिश दिया है, दोनों सदिश, इस क्वेश्चन में प्रगामी शब्द बोला है, प्रगामी शब्द, तो एक आता है और एक जाता है दोस्तों, आने वाले का दिया और जाने वाले का दिया, तो दोनों का यही ओरिजिन पॉइंट है जहां दोनों मिल रहे हैं। तो इस ओरिजिन पॉइंट पे आप देखा करिए कि कहीं ना कहीं दोनों सदिश का डायरेक्शन एक ही तरफ तो नहीं है। एक ही तरफ का मतलब दोनों अगर आ रहे हैं, दोनों अगर आ रहे हैं यानी ऐसे होगा, तो उस कंडीशन में उनके बीच का कोण यही होगा। और अगर दोनों बाहर जा रहे हैं दोस्तों तब भी उनके बीच का कोण यही रहेगा। और एक अगर अंदर आ रहा है दोस्त और एक बाहर जा रहा है मेरे दोस्त, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा इसके बीच का एंगल बनता है। बस इसी कॉन्सेप्ट से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, जेई का 2008 का क्वेश्चन है, जेई 2008, जो कि प्रकाश के अपवर्तन पे बेस्ड है। ये परावर्तन पे था, अपवर्तन पर बेस्ड है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा बन गया। इसके बाद क्या है दोस्तों, हम लिखेंगे पानी और हवा के लिए, वाटर टू एयर सरफेस, फिर से इसमें ला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं अल्टरनेट एंगल से ये भी क्या है, नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये दोनों पैरेलल है। तो अल्टरनेट एंगल से दोस्तों अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब हम वाटर और एयर सरफेस के लेंगे, तो पहले वाटर, उसके बाद एयर, डब्ल्यू यानी इक्वल टू साइन आई, आई की जगह पे क्या रहेगा आर, और बाई साइन 90 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सरफेस के पैरेलल जा रहा है, ये सरफेस के पैरेलल जा रहा है। ये क्लियर हो गया इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, G एंड W इंटू, ठीक है, G एंड W, यहां से लिख लेता हूं, G एंड W इंटू W एंड A, ये लेफ्ट साइड का मल्टी प्रोडक्ट कर लिया, तो राइट साइड का भी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन 90 हो जाएगा। आर से आर कैंसिल हो गया, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है, इसे मैं लिख सकता हूं क्या, ए एन डब्ल्यू बाई ए एन जी इंटू डब्ल्यू एन ए को मैं लिख सकता हूं 1 बाई ए एन डब्ल्यू इक्वल टू साइन आई, साइन 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये फार्मूला होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे आप याद कर लीजिए। मैं कैसे याद कर रहा हूं, जो नीचे है उसका एब्सोल्यूट ऊपर, और जो ऊपर है उसका एब्सोल्यूट नीचे, यानी जो नीचे है उसका निरपेक्ष अल्पतमांक ऊपर लिखो। ये W नीचे था तो ये W ऊपर में कर लिया, और जो ऊपर है उसका निरपेक्ष अल्पतमांक कहाँ लिख लिया, नीचे। और आप ये जानते हैं रिवर्सिबिलिटी लॉ ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणिता के सिद्धांत से कि W यानी को मैं 1 बाई ए एन डब्ल्यू लिख सकता हूँ। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया दोस्तों, हमें पता चल गया ए एन जी इक्वल टू साइन आई, और हमें यही निकालना था ग्लास का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक। आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ए एन जी की वैल्यू 1 में साइन आई हो जाएगा। यही आपका जेई 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका ऑप्शन कौन सा सही है मेरे दोस्त, ऑप्शन बी सही है। आप नेट पे सर्च कर लेंगे, आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि हाँ ये मेरे मित्रों के लिए उपयोगी है, तो उनके पास तक कैसे पहुंचाना है मेरे दोस्त, इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से आपके ऐसे प्यार और सहयोग से
हमें मोटिवेशन मिल रहा है, जिससे मैं दिन रात प्रयास करके आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को ढूंढ करके बताने का प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। ये दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा सा क्या है, एनसीईआरटी लेवल का है, ज़्यादा टफ लेवल का नहीं है दोस्तों। हाँ, मगर कॉन्सेप्चुअल है। सबको स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन होता है जब क्वेश्चन कहता है कि वायु के सापेक्ष जल का अपनांक या जल के सापेक्ष किसी अन्य पदार्थ का अपनांक, तो हमें कन्फ्यूजन ये होता है कि किसका किसके सापेक्ष, मतलब इसे लिखना क्या है। मुझे जैसे वायु के सापेक्ष जल के अपनांक में क्या लिखूँ, ANG लिखूँ या GNA लिखूँ, या जल के सापेक्ष कांच का अपनांक है तो मैं कहाँ G लिखूँ, कहाँ वाटर लिखूँ, ये सब कन्फ्यूजन्स होते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ अपने अनुभवों के माध्यम से कि जिसके सापेक्ष का है। देखिए दोस्तों, जैसे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक मीडियम 1 होता है, एक मीडियम 2 होता है। तो आपको समझना चाहिए कि जो चीज नीचे लिखी जाती है उसका अपवर्तनांक और जो चीज ऊपर लिखी जाती है उसके सापेक्ष, क्या समझे। तो जैसे मैं लिखा हूं ANG मेरे दोस्त, मैं ANG यदि लिख दिया तो नीचे G यानी ग्लास है, तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का। किसके सापेक्ष है, ऊपर A है, एयर के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो और एक चीज आप जान लीजिए कि जैसे भी किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है वो हवा के सापेक्ष ही देता है। किसके सापेक्ष देता है, हवा के सापेक्ष ही देता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन है कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर से मैं पढ़ दूं कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक, तो दोस्त क्या दे रहा है, कांच का भी अपवर्तनांक दे रहा है, जल का भी अपवर्तनांक दे रहा है। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। कांच का भी दे रहा है और जल का भी दे रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, NG कांच का अपवर्तनांक, NW पानी का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, वायु यानी एयर। ठीक है, मैं बोला ना जिसका कहेगा उसका नीचे लिखेंगे, जिसके सापेक्ष कहेगा ऊपर। तो क्वेश्चन करा वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, तो क्या दे रहा है, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक, यानी कांच का दे रहा है 3/2। कांच का कितना दे रहा है, 3/2 दे रहा है, और आपका इसका दे रहा है 4/3। पानी का कितना है, 4/3 है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक, कांच का। किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये सापेक्ष अपवर्तनांक है ना, बस आप फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, लिखेंगे WNG। अभी मैं आपको समझाया कि सापेक्ष अपवर्तनांक में जो नीचे रहता है उसका हवा के सापेक्ष ऊपर ANG, और जो ऊपर है उसका हवा के सापेक्ष कहाँ, नीचे। ये हमें फाइंड आउट करना है। ANG की वैल्यू 3/2 और इसकी वैल्यू 4/3। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 3/2 ना मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/8, क्या हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, कांच के सापेक्ष, सॉरी पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 12th के सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लाने वाला हूं, जो कि एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 2-4 क्वेश्चन में एडवांस लेवल का लाऊंगा। धन्यवाद।